what are the qualities or what are the characteristics which are required for any substance to become a genetic material, है ना? तो अच्छा, डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर सबको क्लियर है ना? मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में सब कुछ, है ना? डायग्राम वगैरह सब दिखा दिया था। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए याद है ना? ठीक है। तो अब देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी सब्सटेंस टू बिकम अ जेनेटिक मटेरियल। तो किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि डीएनए भाई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मैं ये कहता हूं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आप कैसे कह सकते हो, आप मेरी बात को डिफाई कैसे कर सकते हो कि ये जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है? तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, क्योंकि 1944 1944 के पहले, है ना, तब तक ये माना जाता रहा है कि नहीं भाई, प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। ऐसा माना जाता था 1944 के पहले कि हमारी बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से आते हैं, दे कम्स थ्रू द फ्रॉम पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड इट वाज अ स्ट्रांग बिलीफ दैट प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद में 1944 में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। दोस एक्सपेरिमेंट डिफाई एंड दे डिसअप्रूव दैट प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। आफ्टर दैट दे प्रूव दैट दिस इज द डीएनए व्हिच इज जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो पहले हम ये देखते हैं कि नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट of genetic material। इसी में ब्रैकेट में आप लिख लीजिए the characteristic which must be present in any substance to be genetic material। ठीक है, नोट करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट मस्ट बी प्रेजेंट in every cell। It must be present in every cell। Next one, ठीक है, it must be present in every cell। Next one, the amount should be equal in all somatic cell। Amount should be equal in all somatic cell। Next one, it must have diversity। Must have diversity। डाइवर्सिटी इन द सेंस, आपका जेनेटिक मटेरियल अलग है, मेरा जेनेटिक मटेरियल अलग है ना, प्लांट्स का अलग है, इवन हम में आप में डिफरेंस है, हमारे सिस्टर्स और ब्रदर्स में डिफरेंस है जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है? तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी एबल टू डुप्लीकेट। मतलब रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे होनी चाहिए। इट मस्ट बी एबल टू डुप्लीकेट। नेक्स्ट पॉइंट,
it must be able to it must be able to pass pass its copy to progeny मतलब it must be inheritable, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको पास होना चाहिए। नेक्स्ट, it must be able to store information in coded form in coded form। इसमें जैसे न्यूक्लियोटाइड के जो कोडॉन्स होते हैं, कोडॉन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि अगले जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या जाएंगे, कैसे कैरेक्टरिस्टिक जाएंगे, जीन्स के बारे में बात की जा रही है। तो वैसे इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, it should be able to express it should be able to express its its information in the progeny। ठीक है, तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी जो किसी भी सब्सटेंस में जेनेटिक मटेरियल होने के लिए होनी चाहिए। और देखिए, हम में, आप में या प्लांट्स में जितने भी यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, इन सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? प्लीज टेल मी, क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या कभी नहीं हो सकता या हो ही नहीं सकता आरएनए जेनेटिक मटेरियल? बोलो भाई। वेरी गुड फाकिया। रेयान, किन केसेस में हो सकता है बताओ रेयान। आयशा, रेयान, इन व्हाट केसेस but not in animal? Yeah, I do agree this डीएनए। तो और अच्छा, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता तो क्या क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है ये बताओ, और किस में हो सकता है? आरएनए किस में हो सकता है आयशा? वही पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, किस में हो सकता है बताओ? राइट, वेरी गुड। वायरसेस में हो सकता है, एकदम बात सही है। ठीक है, सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन, वेरी गुड, DNA is genetic material in all organism, but yes, RNA can also be genetic material in viruses। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 11th में, मैंने आपको अच्छा आप 11th में नहीं थे मेरे साथ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो रेट्रो वायरस होते हैं, तो रेट्रो वायरसेस में जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एचआईवी, तो एचआईवी एक रेट्रो वायरस है और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है ना। ठीक है भाई, अब देखिए, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने प्रूव किया कि दिस इज डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल, नॉट दिस इज आरएनए, है ना। तो अब ये बात समझ लेते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात किसने प्रूव, इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। सो हु प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? बोलो भाई, किसने
किसने प्रूव कर दिया? ठीक है, चलो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो सीक्वेंस हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो देखो, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है, ये जितने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, है ना? तो evidences or experiment which prove that DNA is genetic material. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इनमें से एक्सपेरिमेंट आता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एंड हाउ डज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले समझिए ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या? इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो अब उनका ये कहना था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो होता है ये क्या है, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब समझिए हुआ क्या कि फेडरिक और ग्रिफिथ ने, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, मेरी बात को पहले समझेंगे फिर उसके बाद आप नोट करेंगे, है ना? इन्होंने क्या किया, 1928 फेडरिक ग्रिफिथ ने, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, है ना? उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोक्कस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोक्कस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोक्कस जो निमोनाई था, है ना, इसकी दो वैरायटी पाई जाती हैं, और ये क्या करता है, इट कॉजेस निमोनिया इन एनिमल, है ना, और जिससे से एनिमल की डेथ हो जाती है। अब स्ट्रेप्टोकोक्कस की इसकी खास बात क्या है, इसमें दो स्ट्रेन्स पाई जाती हैं, इट हैव टू स्ट्रेन्स, दो वैरायटी इसमें पाई जाती थी। अब ये जो दो वैरायटीज पाई जाती हैं स्ट्रेप्टोकोक्कस निमोनाई की, ये कौन कौन सी? इन दोनों स्ट्रेन्स में एक ऐसे स्ट्रेन है, हाँ ऐसा डेथ हो जाती है, जिसमें एनिमल की डेथ हो जाती है, निमोनिया होता है और एनिमल की डेथ हो जाती है। अब क्या है, इसमें दो स्ट्रेन्स पाई जाती है, एक तो होती है एस स्ट्रेन, वो तो ऐसा बिल्कुल सही बात है, ह्यूमंस भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन वो तो आप ह्यूमंस को दवा देके बता देते हो। अब यहाँ चूहे को कौन मेडिसिन देने बैठा हुआ है ना? तो अब एनिमल्स में हो जाता है निमोनिया, तो अब जो पेट एनिमल है उनको तो आप दवा खिला देते हो आजकल, है आज के जमाने में। लेकिन अब इन जनरल जो वाइल्ड एनिमल्स है उनमें निमोनिया हुआ और वो उससे मर गए, ठीक है? रेजिस्टेंस है तो बच गए, नहीं रेजिस्टेंस हो तो मर गए। दैट्स हाउ एक्चुअली टेक्स प्लेस हैपन। इवन ह्यूमंस को भी अगर निमोनिया हो जाए, अगर उसको दवा ना दी जाए, मेडिसिन ना दिया जाए, तो वो भी मर जाएगा, एंटीबायोटिक नहीं दी जाए तो वो भी मर जाएगा। तो इसमें दो स्ट्रेन्स पाई जाती है, एक होता है एस स्ट्रेन और दूसरी होती है आर स्ट्रेन। एस जो होती है ना, एक्चुअली इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है ना? तो वो जो स्मूथ सरफेस होती है वो पर्टिकुलर टाइप की
प्रोटीन से बनी होती है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जो कि वायरुलेंट होती है। तो एस स्ट्रेन जो है दिस इज वायरुलेंट, तो इट हैव स्मूथ सरफेस, इट इज वायरुलेंट, ठीक है, इट्स वायरुलेंट। और दूसरा क्या है, आर सरफेस, इट हैव रफ सरफेस, इट इज नॉन वायरुलेंट, है ना। तो वायरुलेंट वाला वो है जो इसको अफेक्ट करेगा, और नॉन वायरुलेंट वो जो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये दो तरह की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की स्पीसीज पाई जाती है ना, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, ठीक है, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे इसके जो सरफेस में जो स्मूथ सरफेस वाला बैक्टीरिया था, इट हैव पॉलीसैकेराइड ऑन इट्स सरफेस। नोट कर लिया। हो गया भाई, आगे चलें, डन। ओके, अब देखिए, राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, ठीक है। अब एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया और एक आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, ठीक है। ये एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, इट वाज इंजेक्टेड इन माउस, तो ये एक माउस में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया गया। आर स्ट्रेन वाला, इट वाज आल्सो इंजेक्टेड इन अनदर माउस, ये दूसरे माउस में इंजेक्ट किया गया। अब देखो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि जिसमें आर एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो माउस मर गया, और जिसमें आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो माउस नहीं मरा, ठीक है ना, माउस डेड, ठीक है। और यहाँ पर जो आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया जिसमें डाला गया, माउस डिड नॉट किल, नहीं मरा। अब इन्होंने क्या किया कि तीसरा एक एक्सपेरिमेंट, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसको गर्म कर दिया, हीट करके वो सब बैक्टीरिया मार दिए। तो तीसरे इंजेक्शन में हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, ठीक है। इट वाज अगेन इंजेक्टेड इन अ माउस, उसको एक माउस में इंजेक्ट कर दिया गया। अगेन व्हाट हैपेंड
आफ्टर इंजेक्टिंग, ठीक है ना, तो माउस डिड नॉट डाई, ये भी माउस नहीं मरा। अब दोबारा क्या किया गया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, दे वर मिक्स विद नॉर्मल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, या रेदर देन हम ये कह सकते हैं नॉट नॉर्मल देन लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, इसको हमने, इसको भी क्या किया, इसको हमने इंजेक्ट कर दिया, इट वाज इंजेक्टेड। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। इट वाज इंजेक्ट इन माउस, और माउस को इंजेक्ट करने के बाद देखा गया कि माउस किल, चूहा मर गया, ठीक है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब है कि हमने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिया और उनको हीट देकर के उनको मार डाला। अब वो जो एस स्ट्रेन के जितने बैक्टीरिया हैं वो सब मर चुके हैं, उनको हमने मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से। वही हमने बोला ना कि हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उनमें से सब हीट किल्ड है, हमने उनको मार दिया, ठीक है। और मारने के बाद हमने क्या किया, उनको लिविंग एस स्ट्रेन के साथ मिला दिया और मिला करके एक इंजेक्शन में चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। लेकिन अब हमने देखा कि जो माउस जो था वो किल हो गया। कमाल की बात थी भाई, इसमें तो कोई वायरुलेंट बैक्टीरिया नहीं था, फिर हमारा जो माउस था वो मर कैसे गया। और इससे ज्यादा कमाल की बात है कि जब इसके ब्लड को डिटेक्ट किया गया, है ना, इसका ब्लड लिया गया बाहर, सो ब्लड डायग्नोस्ड, और पाया गया कि जब इसका ब्लड डायग्नोज किया गया तो इसके अंदर लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पाए गए, ठीक है। अब आखिर जब हमने लिविंग बैक्टीरिया एसिस्टेंट डाले ही नहीं थे तो आखिर ये एसिस्टेंट बैक्टीरिया आए कहां से, दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है। पहले इतना नोट करो, इसको नोट कीजिए फिर बताता हूं। नोट करके मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूँ, और ध्यान से चीजों को समझते आइएगा। मतलब ये वैसे ही है कि अगर भाई हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है ना, तो अब जैसे मान लो हमें कोई बैक्टीरिया है हमें बीमार करता है, मान लो कॉलरा का बैक्टीरिया, वो हमको कॉलरा फैलाता है, तो लिविंग बैक्टीरिया डाला जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया जाए, हीट से मार दिया जाए बैक्टीरिया को, फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो हमको कॉलरा नहीं फैला पाएगा, तो उसको हम हीट किल्ड बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, डन। ओके, अब देखो क्या है कि
अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो दो तरह के बैक्टीरिया थे, अब ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना, ये बात। तो सपोज दैट हमारा ये जो बैक्टीरिया था, दिस वाज हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो कि डेड बैक्टीरिया था। दूसरा था हमारा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, साइंटिस्टों का ये कहना था। तो इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा कि देयर इज सम सब्सटेंस which is transferred from heat killed S strain to R strain, and when this substance transferred from here to here, it changed, ठीक है, समझिएगा बात को, it changed the characteristic of this one, है ना, it changed, so this substance changed characteristic of wall or rather than wall, capsule of R strain into S strain। इन इस ये मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो जो मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसने क्या किया, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर जा करके उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसके कैप्सूल के कैरेक्टरिस्टिक को रफ से स्मूथ कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इस सब्सटेंस को, इस ट्रांसफर होने वाले सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, ये डीएनए था, लेकिन उस समय इनको ये नहीं पता था कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। ग्रिफिथ ने ये कहा कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल व्हिच ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मूथ बैक्टीरिया टू रफ बैक्टीरिया एंड इट चेंज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? और उनका कहना था ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये कोई केमिकल सब्सटेंस है। ये एक्चुअली हम आज की डेट में जानते हैं डीएनए, इट्स ए केमिकल सब्सटेंस। उन्होंने बोला है कि कोई केमिकल सब्सटेंस है। अच्छा ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कहा कि देखो ये तो भाई मर चुके थे और ये आर स्ट्रेन वाले जिंदा थे। इन्होंने बोला मरने के बाद भी ये जो एस स्ट्रेन वाले थे, इनसे कोई केमिकल ट्रांसफर हुआ जो एस से आर में ट्रांसफर हुआ। जब ये केमिकल आर के अंदर गया तो आर की वॉल रफ थी और रफ की बजाय ये स्मूथ हो गई। तो आखिर इस केमिकल ने यहां से यहां ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर हो करके आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को भी, मतलब नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये जो केमिकल ट्रांसफर हुआ, इस केमिकल को ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा। और उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कोई केमिकल है। और एक्चुअल में तब ये नहीं पता था, लेकिन आज की डेट पे हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या है, इट्स ए डीएनए, नथिंग एल्स। क्लियर? नोट कर लिया इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और 3 मार्क का क्वेश्चन है। और ऐसे ही आपको जैसे मैंने बताया, ऐसे डायग्राम बना के, आपको चूहा नहीं बनाना, आपको ऐसे ही बस बना देना है। और ये बना के अगर आपने बात डिस्क्राइब कर दिया तो आपको 3 मार्क्स 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे। और क्या, जब ब्लड डायग्नोसिस हुआ तो उसमें पाया गया कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिविंग मिले, तो आखिर आए कहां से? वो आए कहीं से नहीं। एक्चुअली क्या था, जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उन्हीं में से कुछ एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। और वो कैसे कन्वर्ट हो गए? मरे वाले से जिंदा वाले में ब्लड ये डीएनए ट्रांसफर हो गया, इसलिए कन्वर्ट हो गया।
ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, डन। वेट 1 मिनट। नोट करो। ठीक है, चलिए नोट करिए। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ there is some transforming principle. According to Griffith, there is some transforming principle which is a chemical have entered from have entered from dead S strain have entered from dead S strain to living R strain to living R strain. Full stop. It have it have transformed R strain bacteria. It have transformed R strain bacteria into S strain. ठीक है, तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। अभी भी किसी को नहीं पता था, मतलब मैंने आपको बताया ये 1928 में एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब 1928 में ये नहीं पता था कि ये डीएनए है जो एक सेल से दूसरे सेल में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और जो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है। मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये अभी तक क्लियर नहीं। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट। ग्रेट। अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट है एवरी मैकलियर्ड और मैककर्थे, है ना। 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज में। इन्होंने कुछ नया नहीं किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से इस बात को समझा ग्रिफिथ के बात को और दोबारा से इसी बात पर रिसर्च करना स्टार्ट, है ना। तो समझिए अब इन्होंने क्या किया। तो 3 साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैकलियोड एंड मैककर्थे। एवरी मैकलियोड एंड मैककर्थे, इनका एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट 1944 में हुआ और इस एक्सपेरिमेंट ने, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो एवरी मैकलियोड और मैककर्थे के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, इसके पहले माना जाता था कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, दिस इज नॉट प्रोटीन, दिस इज डीएनए एक्चुअली। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने हीट किल्ड, एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया। अब इन्होंने ये हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था, है ना, अब इन्होंने देखा कि भाई ये जो इससे सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब क्या क्या सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किए देखिए, इससे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए। नहीं, 1944 है, 49 नहीं, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 1944। तो इन्होंने हीट किल्ड एसिस्टेन बैक्टीरिया लिया और कार्बोहाइड्रेट इसका एक्सट्रैक्ट कर दिया, है ना, और फिर उन्होंने ये किया कि इसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट। अब इन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट के साथ में आर स्ट्रेन मिलाया, मीडियम में कार्बोहाइड्रेट मिला दिया और आर स्ट्रेन मिला दिया, मीडियम में प्रोटीन मिला दिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला दिया, ठीक है, मीडियम में डीएनए मिला दिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला दिया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखा कि अब भाई देखा जाए कि इसका इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें जब तक डीएनए डिस्कवर हो गया था, डीएनए देखो, डीएनए न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो गया था, हाँ ये बात सही है, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो गया था और मिशर ने डिस्कवर कर दिया था। हालांकि डीएनए का जो एग्जैक्ट मॉडल है वो 1952 में दिया गया, फिर वाटसन और क्रिक ने बहुत बाद में मॉडल दिया, लेकिन वो एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर था। इसके पहले मिशर ने कह दिया था कि डीएनए इज जेनेटिक, हाँ ये बात, सॉरी, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये बता दिया था। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब देखो आर स्ट्रेन, तो यहाँ पर नो चेंज इन आर स्ट्रेन, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई चेंज नहीं है, वो आर ही रहे, ठीक है ना। यहाँ पर भी नो चेंज। अब यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया चेंज इनटू एस स्ट्रेन, तो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया चेंज हो गए एस स्ट्रेन में। इस बात ने प्रूव कर दिया कि जिसको कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कह रहा था वो डीएनए है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड इट इज जेनेटिक। क्लियर है? नोट कर लिया? नोट करके भाई लोगों एक्सप्रेस करना। ठीक है, डन। चलिए नोट करना शुरू कीजिए। एवरी मैक्लियोड एंड मैकर्थे
एवरी, इसमें लिख लीजिए, एवरी मैक्लियोड एंड मैकर थे extracted carbohydrate, protein and DNA. Every McLeod McCarthy extracted carbohydrate, every McLeod and McCarthy extracted carbohydrate, protein and DNA from S strain. साउंड सही से नहीं आ रहा है, चेक योर इंटरनेट जिशान. Every McLeod and McCarthy separated carbohydrate, protein and DNA from S strain bacteria. Full stop. Each fraction was separately added to a culture medium containing live R strain bacteria. Next point. Only the culture that received हाँ, हर कल्चर की कंडीशन सेम थी, सिर्फ ये था कि 3 टेस्ट ट्यूब लिया, 3 कल्चर मीडियम, ऐसे देखो 3 कल्चर मीडियम लिए, ये 3 टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, ये 3 टेस्ट ट्यूब लिया, सब में सेम कल्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया और सब में ये टेस्ट ट्यूब है 1 2 3, सब में सेम कल्चर मीडियम में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, सब में सेम कल्चर है, हमें कुछ नहीं करना, एक में डाल देना है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में डाल देना है प्रोटीन, तीसरे में डाल देना है डीएनए, ठीक है. Only the culture that receive DNA fraction produced S strain bacteria. Next statement underline करेंगे. This proves that DNA is transforming principle. This proves that DNA is transforming principle. Next point नोट करेंगे. Produced S strain bacteria. Next point नोट करेंगे. This confirm that DNA is genetic material
and it is not destroyed if if the bacteria is heat killed. If bacteria is heat killed. ठीक है भाई, ऑल क्लियर और एनी डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। डिस्टोरिएट नहीं भैया, डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय माने खत्म हो जाना। इट वाज नॉट डिस्ट्रॉयड इन हीट किल्ड बैक्टीरिया। इट वाज नॉट डिस्ट्रॉयड इन हीट किल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा एक और एक्सपेरिमेंट आता है। ये एक्सपेरिमेंट था हर्शे और चेस का। ठीक है, हर्शे जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है, हर्शे एंड चेस। हर्शे और चेज ने इस बात पे मोहर लगा दी, एवरी मैकले और मैकअप के, नहीं भाई ये लोग सही कह रहे हैं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट था पहले ये समझ लेते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये तीनों एक्सपेरिमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड डी हर्शे। और दूसरे साइंटिस्ट हैं मार्था चेस। अल्फ्रेड डी हर्शे एंड मार्था चेस। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, और रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लिया है ना। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35, S35 सल्फर का क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। दूसरा इन्होंने क्या किया, P32 फॉस्फेट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आप देखो ये क्यों लिया, क्योंकि सल्फर जो है वो पाया जाता है प्रोटीन में, लेकिन सल्फर डीएनए में नहीं होता, और फॉस्फेट पाया जाता है डीएनए में, लेकिन फॉस्फेट प्रोटीन में नहीं पाया जाता। तो दोनों में ये अनकॉमन चीज है ना। इसीलिए हमने सल्फर और फॉस्फेट को सिलेक्ट किया। अगर पूछा जाए कि भाई सल्फर और फॉस्फेट ही क्यों सिलेक्ट किया, तो दिस वाज द रीजन है ना। तो अब देखो क्या किया, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिए। इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो बैक्टीरियोफेज वायरस में किया गया। तो एक वायरस लिया गया, ये जो वायरस है दिस इज बैक्टीरियोफेज। और हमें पता है कि जो
बैक्टीरियोफेज वायरस है। मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ये आउटर कवरिंग, और ये मैं रिकॉल करा रहा हूँ फिर से, जिसको ना आता हो, जिसको ना पता हो नोट कर लेंगे। ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये कैप्सिड नाम की प्रोटीन की बनी होती है, इसका कवर, है ना। और जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये बना होता है डीएनए का। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो बाहर का जो ब्राउन कलर का कवर दिख रहा है, प्रोटीन का बना होता है, और इंटरनल जो कवर होता है वो बना होता है इसका। अब क्या किया गया इस वायरस को, एक बैक्टीरिया, अच्छा ये जिस बैक्टीरिया फेज वायरस है, ये किस बैक्टीरिया को, ई कोलाई नाम के एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब हमने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया, और उस बैक्टीरिया को ग्रो किया हमने इसमें। दिस बैक्टीरिया वाज ग्रोन विद रेडियोएक्टिव सल्फर। हमने पहले इसको वायरस से इन्फेक्ट करवा दिया। बैक्टीरिया ग्रोन S35, मतलब रेडियोएक्टिव सल्फर में। आप देखते जाइएगा। और हम क्या कर रखे थे, हमने क्या कर रखा था कि इस बैक्टीरिया को, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, नहीं प्रांजल अभी अभी एंट्री कर रहे हो क्या? हाँ, ये नया चैप्टर, इट्स केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब, और ये बिल्कुल नया चैप्टर है। लास्ट क्लास में इनफैक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, इसको, इस वायरस से, इस वायरस को बैक्टीरिया से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया। अब क्या हुआ, इसके अंदर ये प्रोटीन, ये डीएनए अंदर गया, है ना। होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर ये दिस बैक्टीरिया वाज ग्रोन इन S35, ठीक है। थोड़ा सा अब समझिएगा, मैं टाइप कर देता हूँ क्योंकि डायग्राम पूरा इसी में आना चाहिए, है ना। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिखता नहीं, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, और आप ध्यान से समझिएगा। S35 रेडियो एक्टिव और P32 रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इस बात को आप गौर से समझिएगा। बैक्टीरिया ग्रोन इन S35। अब हमने क्या किया कि इस बैक्टीरिया को S35 मीडियम में ग्रो किया, है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ या क्या नुकसान हुआ, देखिए इससे क्या फायदा हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इसके अंदर जो अब वायरस बनेगा, है ना। अब इसके अंदर वायरस, नए वायरस बनना शुरू होंगे। ये डीएनए इसके अंदर चला जाएगा, ये डीएनए इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर जो नई प्रोटीन बनेगी वायरस के अंदर, वायरस, अब इसके अंदर वायरस रेप्लिकेट करेगा। तो वायरस जब रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके 1 से 2 होगा, तो उस कंडीशन में अब जो नया वाला बैक्टीरिया है, देखिए तो अभी ये आपका नया वाला बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर नया वायरस का कवर बनेगा एज यूजुअल, जैसे वायरस रेप्लिकेट करता है।
इसके अंदर नया वायरस का कवर बनेगा और नया ही वायरस का डीएनए बनेगा, तो कवर भी रेप्लिकेट करेगा और डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। अब जो नया वाला वायरस ओरिजिनेट होगा, इस बैक्टीरिया से बाहर निकलेगा, इससे फाड़ के बाहर निकलेगा बैक्टीरिया को मार करके, ये जो नया वाला वायरस है, इस वाले वायरस के अंदर अब जो इसके अंदर सल्फर होगा वो नॉर्मल सल्फर नहीं होगा। इसके अंदर जो सल्फर होगा वो सल्फर कैसा होगा? दिस वायरस विल हैव अ न्यू काइंड ऑफ सल्फर, और वायरस के अंदर S35 मौजूद होगा। S35 मौजूद होगा। तो इस वायरस में S35 मौजूद होगा, है ना? मतलब अब जो इस वायरस की प्रोटीन होगी उसको हम बोलेंगे रेडियो लेबल्ड हो गई। किससे रेडियो लेबल्ड? सल्फर 35 से रेडियो लेबल्ड हो गई। तो अब देखिए, वायरस multiplied in S35 medium will have a radioactive protein। ठीक है, अब जो ये वायरस है इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाई जाएगी, है ना? तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी वायरस के अंदर अब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मौजूद होगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं। अब हमने फिर से क्या किया कि हमने ये वाला जो वायरस था, है ना, इस वाले वायरस को, इस वायरस से एक ऐसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया जो कि फ्रेश मीडियम में बैक्टीरिया रखा है। अब हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया एक फ्रेश मीडियम में है ना, उसको हमने एंटर करवा दिया। ठीक है, अब ये वायरस गया। अब हमें भी पता है कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो होता क्या है कि पूरा का पूरा वायरस तो एंटर नहीं करता। जैसे ऊपर हमने देखा, कवर बाहर रह जाता है और डीएनए अंदर एंटर करता है। अब हमने इस वायरस से इन्फेक्ट करवा दिया। इस वायरस का जो डीएनए है वो, अब ये क्या है, देखो इसकी प्रोटीन सल्फर लेबल्ड है ना, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, इसके अंदर डीएनए गया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये नॉर्मल मीडियम में बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया। बैक्टीरिया grown in normal medium after infection with S35 labeled वायरस। ठीक है, अब इस S35 लेबल्ड जो वायरस है, इससे इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को हमने एक नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया। अब फिर क्या होगा? फिर भाई वही सीन होगा, इसके अंदर फिर से नए वायरस बनेंगे। अब नया वाला जो वायरस बनेगा, प्रोटीन तो रह गया भैया बाहर, है ना? तो जो नया वाला वायरस बनेगा इस बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। अब रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर मौजूद नहीं होगी, जिससे कि प्रूफ हो गया कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब देखिए, ये न्यू वायरस बने। अब न्यू वायरस ने तो भाई प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर नॉर्मल मीडियम से लिया, ठीक है ना? नाउ बैक्टीरिया हैव नो रेडियोएक्टिविटी इन वायरस। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? क्लियर है यहां तक कहानी सबको?
अब चलिए, ग्रेट, चलो समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी कहानी आधी ही नहीं है। तो इस बात ने प्रूव कर दिया कि हमने लेबलिंग की प्रोटीन की, और प्रोटीन लेबल करने के बाद हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन को बनाया, लेकिन ये प्रोटीन अगले बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हो, या अगले वायरस में ट्रांसफर नहीं हो पाई। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोटीन ट्रांसफर होती ही नहीं है। ठीक है, यही बात तो हमें प्रूव करना था कि ये डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है। अब हमने यही काम किया डीएनए के साथ। अब समझिए बात। अब देखो, फिर से हमने वही किया कि इसको अब फिर से हमने वही किया, है ना, इसको इन्फेक्ट करवा दिया। अब देखो, इन्फेक्ट कराया, फिर वही सेम चीज हुई, डीएनए अंदर ट्रांसफर हुआ, है ना, डीएनए पंच हुआ और डीएनए अंदर चला गया। अब हमने क्या किया कि ये वाला जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को हम फिर से अब ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया was grown in medium having P32, है ना, which is radio radioactive। ठीक है, अब देखो, जब हमने इसको ग्रो किया तो मतलब अब हमारा जो डीएनए होगा वो लेबल्ड हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया। अब हमने, अब इसके अंदर जो ये नया वायरस बनेगा, ये नया वाले वायरस, तो नया डीएनए भी बनेगा, नया वायरस भी बनेगा। अब ये जो नया वायरस अंदर बन रहा है, इस वायरस के अंदर जो लेबलिंग होगी वो डीएनए की लेबलिंग होगी और सल्फर से होगी, है ना। तो सेम वायरस मल्टीप्लाइंग will have radioactive डीएनए। अब जो वायरस मल्टीप्लाई करेगा उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, मतलब कि P32 होगा, है ना। अब फिर ये वायरस इसको रप्चर करके बाहर निकला, हमने इससे वायरस एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये वायरस हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इससे वायरस से बाहर आएगा, वायरस इज कमिंग आउट विद डीएनए। अब ये वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा, फिर इसके अंदर डीएनए जाएगा, है ना। अब ये डीएनए रेडियो लेबल्ड है, हाँ, ये रेडियो लेबल्ड डीएनए है, ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर जाने के बाद फिर से वही डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद नया वाले वायरस का फॉर्मेशन होगा, और ये जो नया वायरस अंदर बन रहा है, तो हम लोग इस नए वाले वायरस को चेक करते हैं।
जब हम इसको चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर ये जो वायरस गया है, बैक्टीरिया विल हैव रेडियो एक्टिव डीएनए इन वायरस। और इस बात से प्रूफ कर दिया गया कि जो डीएनए है विच इज डीएनए, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज नॉट द bacteria now grown in normal media। अब आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट जो था ये हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था। तीनों एक्सपेरिमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और वैसे भी आपको आने चाहिए। नोट कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। हो गया क्या? भैया डायग्राम का कोई नाम नहीं होता, इट्स एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। नोट करो ना, ऊपर लिखवाया तो हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट।
हो गया? ठीक है, सबका हो गया? लिखवा दूं? कुछ ज्यादा लिखने के लिए है नहीं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हर्ष एंड चेज परफॉर्म Hershey and Chase performed this experiment this experiment in 1952. Stop. The virus was labeled with radioactive S35 and radioactive S35 and P32. Full stop. On the basis of experiment, it was proved that DNA is genetic material. DNA is genetic material. ठीक है? And it transfers from one generation to another, and it transfers from one generation to another. ठीक है भाई? बाकी जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपको बता ही चुका हूँ लास्ट क्लास में। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्यूरिन्स क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज द चारगाफ रूल। चारगाफ रूल, एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, इरविन चारगाफ, उन्होंने रूल दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट वाज गिवन इन 1950 में। एक साइंटिस्ट थे आपके इरविन चारगाफ, इन्होंने डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के लिए एक रूल दिया हुआ है, जिसको हम चारगाफ रूल बोलते हैं। तो नोट करेंगे, फर्स्ट, इन डीएनए 80 base pair always equal to, in DNA 80 base pair 80 base pair always equal to
GC. In DNA, AT base pair is always equal to GC. Next, purines and pyrimidines, purines, purines and pyrimidines are always equal in amount. Purines and pyrimidines are always equal in amount. Third, amount of adenine is always equal to thymine and guanine is equal to cytosine, and guanine is equal to cytosine. Fourth point, the base ratio, the base ratio A plus T upon G plus C may vary from to another. The base ratio A plus T upon G plus C is vary from one species to another, but it is constant for a particular species. Fifth point, deoxyribose, sugar, and phosphate will occur in equal proportion. In equal proportion. That's it. Okay. So that's it for the day. Next class में इसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है भाई. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड नाइट भाई, गुड नाइट.